Hello friends, good morning. I hope you all are well. Today's topic is very good and very interesting, and you always will be very happy to listen and to learn something from this topic. So today topic is regarding the collegium systems, constitutional morality एंड मेजोरिटेरियन मोरालिटी। मतलब कि जो कोलेजियम सिस्टम होता है ये कैसे काम करता है, क्या होता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है। साथ ही में जो एक मेजोरिटेरियन मोरालिटी क्या होती है, यदि कोई गवर्नमेंट मेजोरिटेरियन है जैसे इंडिया की, तो उसकी जो मोरालिटी है वो क्या होती है, उन सब के ऊपर इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्चुअली में एक अभी रिसेंट में चल क्या रहा है कहानी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और सुप्रीम कोर्ट, इनके बीच काफ़ी डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए हैं। जो हमारे लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू साहब, इन्होंने अभी क्वेश्चन रेज किया है, जो इनकी ट्रांसपेरेंसी है, कोलेजियम सिस्टम की जो ट्रांसपेरेंसी है इसके ऊपर क्वेश्चन रेज किया है। उनके अकॉर्डिंग अभी कोई इनका फिक्स सेट ऑफ प्रोसीजर्स नहीं पब्लिकली ओपन हुआ है, जिसके द्वारा ये सिलेक्शन करते हैं किसी भी जजेज का सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, इनके ट्रांसफ़र और प्रमोशन के केस में। तो जहां एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सब कुछ पब्लिकली होना चाहिए, तो इसे जुडिशरी को भी पब्लिकली रिकमेंडेशन या अपॉइंटमेंट या जो प्रमोशन से रिलेटेड रिकमेंडेशन है उसको ट्रांसपेरेंट वे में करना चाहिए। तो एक अपने लॉ मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो अभी इन्होंने रेज किया है। तो ये तो पॉइंट ये हुआ। और दूसरा जो रिसेंट अभी इशू क्रिएट हुआ है वो ये और है कि जो कोलिजियम सिस्टम है, इन्होंने पिछले 2 साल से काफ़ी 13 एटलीस्ट 13 जजेज को एलिवेट करके हाई कोर्ट का जज, लॉयर्स को एलिवेट करके हाई कोर्ट के जज नियुक्त करने के लिए रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के पास भेजी हुई, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक उनका अपॉइंटमेंट नहीं किया है। तो इस चीज़ से जो एक कोलिजियम सिस्टम का ये सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज़ है कि अभी केसेस बढ़ रहे हैं कोर्ट में, बट जजेज जो है उनकी नियुक्ति पेंडिंग पड़ी हुई है, गवर्नमेंट इसमें काफ़ी ढिलाई कर रही है। तो इन सबों की वजह से जो है कि हमारा कामकाज या जो सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट्स हैं उनके कामकाज में असर पड़ रहा है। इस वजह से केसेस पेंडिंग हो रही है, जो कि एक अच्छी साइन नहीं है, तो इसको दूर किया जाना चाहिए। तो ये इशू हुआ। तो अभी जो केसेस पेंडिंग है अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट के पास और रिकमेंडेड हैं सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम सिस्टम के द्वारा, उनमें ये केस है अभी जो लेटेस्ट का चल रहा है वो कृपाल सिंह है, एक सौरभ कृपाल सिंह, जो कि गे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो मेन टॉपिक उन्हीं के ऊपर है। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि ये अपना कोलिजियम सिस्टम होता क्या है। सो एक्चुअल में कोलिजियम सिस्टम पहले नहीं हुआ था। कोलिजियम सिस्टम का जो इवोल्यूशन 1982 के बाद से धीरे धीरे शुरू हुआ है। पहले ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनका प्रमोशंस और उनका अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र ये सब जो होता है ये प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र। तो जो इनका अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र से रिलेटेड एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है, या मोपी बोलते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के थ्रू इनका अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र होता है। जो फर्स्ट जज केस आया था, इसमें 3 प्रकार के केसेस आए थे, 3 प्रकार के केसेस के द्वारा इवोल्यूशन हुआ है कोलिजियम सिस्टम का। तो जो फर्स्ट जज केस था 1982 में, उसके द्वारा उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था वो ये था कि जो अपॉइंटमेंट या ट्रांसफ़र किसी भी जज का होगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज का होगा प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उसमें प्रेसिडेंट को अपॉइंट या ट्रांसफ़र करने से पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का सहमति गवर्नमेंट मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। कंडीशन ये था, कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो अपनी तरफ से रिकमेंड कर देंगे, अपना सहमति या असहमति गवर्नमेंट को दे देंगे, और उसके बाद गवर्नमेंट जो है कि उनका सहमति मानती है कि नहीं मानती है, बट वो उनका किसी भी जज का ट्रांसफ़र या अपॉइंटमेंट कर देगी अपने विल पे। तो ये था फर्स्ट जज केस। तो इस चीज़ को देखते हुए
फिर देखा गया कि अब यहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आ जाती है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि जो यहाँ पे हमारे तीन पिलर्स हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स, तो ये सारे इंडिपेंडेंटली अपने अपने फील्ड के में काम करेंगे। तो अभी यहाँ पे यदि जो जुडिशरी है उसके जो टॉप मोस्ट पोस्ट हैं जजेस के, उनको अपॉइंटमेंट के लिए यदि एग्जीक्यूटिव एक्शन करेगी, एग्जीक्यूटिव जो है कि अपना डिस्क्रेशन, अपनी स्वेच्छा दिखाएगी यहाँ पे, तो एक तरह से जो इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी है वो हार्मफुल हो जाएगी। तो इस चीज़ को, ये चीज़ ना होए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर ये देखा गया कि जो फर्स्ट जज केस है उसमें कुछ फ्लॉज हैं, कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं, क्योंकि इस तरह से एग्जीक्यूटिव उनके अपॉइंटमेंट में घुस जाएगी और अपने फेवर के कैंडिडेट्स को वो जज बना देगी। तो जो है कि इनके जो भी एक्शंस होंगे उसका फेवरेटिज्म एक तरह से क्रिएट हो जाएगा जुडिशरी के अंदर गवर्नमेंट के फेवर में। तो वो जो है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं होगा। तो फिर इस चीज़ को, इस कमी को दूर करने के लिए फिर 1993 में फिर सेकेंड जज केस हुआ। सेकेंड जज केस का एक प्रोविजंस लेके आई सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड जज केस में क्या था कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस केवल इन्वॉल्व थे, तो अभी इसमें कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ एक और जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो दो लोगों की सहमति के द्वारा ही किसी भी जज का या किसी भी कैंडिडेट्स का जो है कि अपॉइंटमेंट या ट्रांसफ़र किया जाएगा उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही। और जो है कि वो रिकमेंडेशन जो एग्जीक्यूटिव होगी, प्रेसिडेंट होंगे, उनको मानना पड़ेगा। अभी यहाँ पे बाइंडिंग हो गया, पहले केवल सहमति था, वो सहमत हो ना हो, लेकिन यहाँ पे बाइंडिंग हो गया कि अभी जो भी ये डिसीजन देंगे, रिकमेंडेशन देंगे, उसको गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। ये सेकेंड जज केस हो गया। फिर इसमें देखा गया कि अभी दो ही जज इतनी बड़ी जुडिशरी का पूरा इवेल्युएशन कर रहे हैं, तो इसमें जो है कि बाकी अब जुडिशरी में खुद इंटरनली इस चीज़ को देखा गया कि वहाँ पे एक मेजोरिटेरियन मेजोरिटेरियन रिकमेंडेशन नहीं क्रिएट हो पा रहा है। केवल दो लोग नहीं रिकमेंड करेंगे, और भी लोगों का व्यूज़ इस पर जानना जरूरी, तब जाके एक हेल्दी इन्वायरमेंट वहाँ पे भी क्रिएट हो जाएगा। नहीं तो हो सकता है कि ये दो लोग केवल वहाँ पे पार्शियलिटी करके अपने फेवर के कैंडिडेट्स को ही आगे एलिवेट करके जजेस बनाएं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर दोबारा क्या किया गया कि तीसरा जज केस आया, थर्ड जज केस, जो 1998 में आया। तो इस थर्ड जज केस में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनका एक कोलेजियम सिस्टम बनेगा, उन 4 जजों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, साथ में 3 और सीनियर मोस्ट जजेज होंगे। तो इन सबका एक कोलेजियम सिस्टम बनेगा। इन कोलेजियम सिस्टम में जो मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन होगा, इनमें जो मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन होगा कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को जज के लिए अपॉइंट करना है या इनका ट्रांसफ़र करना है, तो उनकी मेजॉरिटी के बेस पे जो रिकमेंडेशन फिक्स होगा, उस रिकमेंडेशन को फिर गवर्नमेंट के पास दिया जाएगा और फिर गवर्नमेंट उनका अपॉइंटमेंट या ट्रांसफ़र करेगी। तो इस तरह से कोलेजियम सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ। तो फाइनली जो कोलेजियम सिस्टम्स आया वो थर्ड जज केस 1998 में आया था। उसके बाद से कोलेजियम सिस्टम चल रहा है। फिर उसके बाद अभी गवर्नमेंट ने देखा कि इस कोलेजियम सिस्टम का कोई जो है कि स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोसीजर्स जो पब्लिकली ओपन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और इसमें कुछ डार्कनेस दिख रही है। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट ने भी सोचा कि अभी इस तरह से यदि एक ब्लैक बॉक्स की तरह, जैसा कि रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि इसको एक ब्लैक बॉक्स बोला गया कोलेजियम सिस्टम को, तो ये कोलेजियम सिस्टम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है जिनके अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए फिर 2014 में गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया पार्लियामेंट के अंदर। वो था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का एक गठन किया, एक कमीशन का गठन किया, जिसमें कि गवर्नमेंट के मेंबर्स होंगे, साथ में जुडिशरीज के मेंबर होंगे, सब मिलजुल के आपस में एक जो भी जजेस का अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र करना होगा वो करेंगे। इस चीज़ का जो है कि पास करके कानून बनाया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को भी स्ट्रक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे उनकी जो इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी था उसका हनन हो रहा था, जो जुडिशरी का, तो उन्होंने उसका हवाला देते यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का फिर हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और बोला कि ये जो है कि
कानून जो हमारा संविधान ने हमको पावर दिया हुआ है, जो संविधान में लिखी बात है, उसके अगेंस्ट में है। तो यहाँ पे उन्होंने आर्टिकल 32 जो होता है सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रेमेडीज़, उसके अकॉर्डिंग जो है कि इस लॉ को, इस कानून को उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया। और जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन फिर कभी फंक्शनल नहीं हुआ। उसके बाद से फिर कंटिन्यू कोलिजियम सिस्टम चल रहा था। तो ये कोलिजियम सिस्टम चले जा रहा है, फिर अभी भी वो कोलिजियम सिस्टम चल रहा है। तो अभी लेटेस्ट में फिर क्या हुआ, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, अभी इसी जनवरी मंथ की, जो हमारे लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू साहब, इन्होंने जो है बोला कि हमारा एक नॉमिनी होना चाहिए गवर्नमेंट का, कोलिजियम सिस्टम के अंदर एक गवर्नमेंट का नॉमिनी होना चाहिए, सो दैट देयर शुड बी लाइट ओवर द ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स के ऊपर एक प्रकाश पड़ सके, लोग जान सके कि ब्लैक बॉक्स में क्या हो रहा है या कोलिजियम सिस्टम में क्या हो रहा है, उस चीज़ को उजागर करने के लिए हमारा भी एक नॉमिनी होना चाहिए। फिर इस चीज़ को भी रिजेक्ट कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम सिस्टम्स हैं उन्होंने इसको भी रिजेक्ट कर दिया, बोला कि ये पॉसिबल नहीं है। तो अभी फ़िलहाल में यही डिस्प्यूट्स चल रहा है इसके ऊपर कि ये कोलिजियम सिस्टम जो चल रहा है ये ठीक है नहीं है, या इसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। तो ये पब्लिक डिबेट्स भी बना हुआ है अभी रिसेंटली, बिकॉज एवरीथिंग शुड बी पब्लिकली ओपन, बिकॉज नबडी इज़ ग्रेटर देन पब्लिक। पब्लिक से बड़ा कोई नहीं है, ना ही जुडिशरी है, ना ही एग्जीक्यूटिव है, ना ही लेजिस्लेटिव है। सबसे बड़ा है हमारे देश की जनता, उन्हीं के लिए सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। तो यदि यहाँ पे जुडिशरी अपने हिसाब से कर रही है बिना पब्लिक को ध्यान में देते हुए, तो वो भी गलत चीज़ है। तो इस चीज़ को सही करने के लिए अभी इसके ऊपर डिबेट्स चल रहे हैं। जैसा कि अभी लेटेस्ट आज की न्यूज़ में बताया गया है कि अभी सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को लेके अभी पब्लिकली होने जा रही है। अभी इस चीज़ को लेके पब्लिकली होने जा रही है, क्या चीज़ को, जो ये अभी सौरभ कृपाल जो गे हैं उनका जो अपॉइंटमेंट हो रहा है जज के लिए, दिल्ली हाई कोर्ट के जज के लिए, लेकिन गवर्नमेंट उनको मना कर रही है, हम इनका अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे क्योंकि होमोसेक्सुअल है। इन्होंने जो है कि सेम सेक्स के मेल पार्टनर के साथ शादी किया हुआ है। इनका जो मेल पार्टनर है वो स्विट्जरलैंड का रहने वाला है, उसके साथ इन्होंने शादी किया हुआ है। तो बोले फिर अब इसी चीज़ को लेके यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है। तो फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात आती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यहाँ पे कैसे आती है कि हमारे संविधान में हर एक सेक्स को इक्वल दिया गया है, इक्वलिटी दिया गया है। देयर इज नो एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द सेक्सुअल ओरिएंटेशंस। जो हमारा आर्टिकल 15 है, 16 है, यहाँ पे क्लियर किया गया है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेस पे किसी के साथ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे फिर जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट में जा रही है, और इस चीज़ का हवाला सुप्रीम कोर्ट दे रहा है कि ये जो है कि हमारे संविधान के खिलाफ है। तो इस चीज़ को पब्लिकली ले जाने की कोशिश कर रही है अभी। पहला पॉइंट ये हो गया सुप्रीम कोर्ट का जो डिफेंड में दे रही है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ये डिफेंड कर रही है यहाँ पे इस चीज़ को, सौरभ कृपाल के केस को लेके, कि अभी जो 2018 में जो नवतेज सिंह जौहर का केस आया हुआ था एक सुप्रीम कोर्ट में सामने, तो वहाँ पे नवतेज सिंह जौहर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो आईपीसी 377 है उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था उसको भी। आईपीसी 377 जो कि पहले होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड है, जिसको पहले क्रिमिनल कैटेगरी में रखा गया था। सो आफ्टर 2018 नवतेज सिंह जौहर केस, उस चीज़ को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ का भी हवाला दे रही है कि जब इस चीज़ को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है आर्टिकल 377 को, सॉरी आईपीसी 377 को, तो फिर यहाँ पे अभी जो ये गे कम्युनिटी से है तो इनकी एक होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशंस को बेस बना के इनको क्यों नहीं अपॉइंट किया जा रहा है। इनके पास वो काबिलियत है कि वो जज बन सकते हैं, सारी काबिलियत रखते हैं, तो इनको क्यों नहीं अपॉइंट किया जा रहा है। ये 2 पॉइंट यहाँ पे एरेज कर रही है। साथ ही साथ पिछले जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे दीपक मिश्रा साहब, उनके भी कुछ ऐसे कोर्ट्स को अभी जो है कि फ़िलहाल के जो डी वाई चंद्रचूड़ साहब है हमारे नए
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो यहाँ पे कोट करके उनके पुराने जजमेंट को भी बता रहे हैं कि इस तरह से जो होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशंस के कैंडिडेट्स हैं उनको भी प्रॉपर मिलना चाहिए, क्योंकि नवतेज सिंह जौहर केस में इस चीज़ को बहुत ही क्लियरली बताया गया था दीपक मिश्रा साहब के द्वारा कि जो होमोसेक्सुअल ये जो इंडिविजुअल्स है उसकी इंडिविजुअल की डिग्निटी और जो है कि इंडिविजुअलिटी, कोई इंडिविजुअल किस टाइप का है और उसकी डिग्निटी क्या है, वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि डिग्निटी वैसे भी इंडिविजुअल डिग्निटी वैसे भी जो है कि हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स में शामिल, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल है। तो इसको कोई जो है कि बार नहीं कर सकता, इसको कोई मना नहीं कर सकता, इसको कोई जो है कि चैलेंज नहीं कर सकता है। तो यदि कोई होमोसेक्सुअल्स है तो नबडी कैन चैलेंज इट बिकॉज इट इज़ द इंडिविजुअल डिग्निटी एंड इट इज़ द इंडिविजुअलिटी ऑफ इंडिविजुअल, सो नबडी कैन चैलेंज इट। तो इस चीज़ को बताया गया है दीपक मिश्रा साहब के द्वारा 2018 केस में, और उसी के बेस पे जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको डिक्रिमिनलाइज किया गया था। तो अभी ये सब दलीलें दे रही हैं सुप्रीम कोर्ट, और जो हमारी रॉ एजेंसी, अब गवर्नमेंट क्या दलील दे रही है, गवर्नमेंट का दलील ये है हमारी जो रॉ एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हमारी जो है एक सिक्योरिटी एजेंसी है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंग जो है कि इनके पार्टनर जो एक स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले हैं, पहला तो पॉइंट ये दे रही है। तो इसमें क्या है कि एक तरह से ये ठीक नहीं है कि एक फॉरेन नेशनल्स के साथ होमोसेक्सुअल्स हैं और ऐसे आदमी को जो है कि जज बनाया जाए, तो इसमें जो है कि थोड़ी सी फेवरेटिज्म या पार्शियलिटी दिख जाएगी। और दूसरा दलील ये दे रही है अपनी गवर्नमेंट ये कि यदि एक गे कम्युनिटी के इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को यदि हम यहाँ पे जज नियुक्त करते हैं, क्योंकि गे जो है कि अभी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है हमारी सोसाइटी की, तो इस मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के मेंबर्स को यदि जज बना दिया जाए, तो यदि इनसे गे कम्युनिटी से रिलेटेड कोई भी केस जाएगा तो उस केस में ये फेवरेटिज्म या पार्शियलिटी दिखा सकते हैं, वो इम्पार्शियल नहीं हो पाएंगे ऐसे केस में, वहाँ पर पार्शियलिटी इनके फेवर में दिखाएंगे। तो ये जो है कि एक जो क्रेडिट्स है हमारी जुडिशरी का या जो बिलीव्स है जनता का जुडिशरी के ऊपर, उसके वो डाउन होगा, वो कम हो जाएगा। तो ये जो है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। तो इस तरह से अभी इनका डिस्प्यूट्स आपस में इस चीज़ को लेके चल रहा है। अब देखना ये है कि ये क्या होता है। सौरभ कृपाल को जज अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, नहीं किया जाता है, ये आगे का समय बताएगा। बट इन सारे केसेस का जो मैंने डिस्कशन किया, एनालिसिस किया, इसके बेस पे आपको एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट की मोरालिटी क्या है, और जो है कि कोलेजियम सिस्टम क्या था। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया इसके बारे में मिला होगा। तो इन्हीं सब के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कुछ जाने होंगे, कुछ सीखे होंगे, और आगे भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए, समझने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।